मिडिल ईस्ट में चल रही ये डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अब एक फुल स्केल अनकंटेनेबल वॉर में बदल चुकी है। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने 200 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स को मार गिराया है और 11 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को जमीन पर तबाह कर दिया है। जी हां दर्शकों, ईरान ने यूएस को शायद ऐसी मार मारी है कि ट्रंप और पूरी यूएस आर्मी और नेवी हिल चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के उस सबसे खौफनाक नैरेटिव की जिसने ग्लोबल सिक्योरिटी, पेंटागन के कॉरिडोर्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को एक जबरदस्त झटका दिया है। कहानी की शुरुआत होती है ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस और आईआरजीसी के स्पोक्समैन हुसैन मोहेबी के उस सनसनीखेज स्टेटमेंट से जो उन्होंने तस्नीम न्यूज एजेंसी को दिया। ईरान का दावा है कि जब से वॉशिंगटन ने सीजफायर का उल्लंघन यानी वायलेशन किया है तब से लेकर अब तक आईआरजीसी के रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स में 200 से ज्यादा अमेरिकन सर्विस मेंबर्स मारे जा चुके हैं। यानी ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका के 200 सैनिक उनके मिसाइल और ड्रोन्स ने मार दिए हैं। इस ऑपरेशन को तेहरान ने ऑपरेशन विक्ट्री 2 यानी फतेह 2 का नाम दिया। आईआरजीसी स्पोक्समैन के मुताबिक ना सिर्फ 200 से ज्यादा यूएस ट्रूप्स मारे गए बल्कि घायल होने वाले अमेरिकन सोल्जर्स की गिनती इससे कहीं ज्यादा है। कई हजारों सोल्जर्स अब मिडिल ईस्ट में बेबस पड़े। लेकिन बात सिर्फ कैजुअलिटीज तक ही सीमित नहीं है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि इस 15 दिन की कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उन्होंने मिडिल ईस्ट में स्थित यूएस मिलिट्री बेसिस पर खड़े 11 यूएस वॉरप्लेन्स, फाइटर जेट्स, सपोर्ट एयरक्राफ्ट्स और हाईटेक मिलिट्री ड्रोन्स को जमीन पर ही टारगेट करके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस पर तेहरान का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि वॉशिंगटन जो कैजुअलिटीज या लॉस ऑफ हार्डवेयर का डेटा रिलीज करता है वो पूरी तरह से झूठा और मैन्युपुलेटेड होता है। हकीकत में 200 जवान मारे जा चुके हैं, कई एयरक्राफ्ट तबाह हैं, 11 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए हैं। आईआरजीसी ने ऐसा उनका दावा है। आईआरजीसी ने तो यहां तक चैलेंज दे दिया है कि वॉशिंगटन को चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को उन अमेरिकन बेसिस पर ले जाए और सच दुनिया के सामने ले आए। सवाल ये उठता है कि इस पूरे नैरेटिव के पीछे जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजिक नैरेटिव वॉर क्या है। पहला एस्पेक्ट है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और वॉर ऑफ एट्रिशन। जब भी दो सुपर पावर्स या रीजनल मिलिट्री पावर्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में होती हैं तो काइनेटिक स्ट्राइक्स के साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उतना ही क्रूशल बन जाता है। तेहरान का ये दावा वॉशिंगटन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है, खासकर यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन पर, जहां ट्रूप्स की लॉस और ओवरसीज मिलिट्री इंटैंगलमेंट्स एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फॉलआउट पैदा करती है। दूसरा एस्पेक्ट है सीज फायर कोलैप्स और रेसिप्रोकल एस्केलेशन। ईरान के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन विक्ट्री 2 एक रिटेलिएटरी एक्शन यानी जवाबी कार्रवाई है। तेहरान का कहना है कि यूएस फोर्सेस ने पहले स्ट्रैटेजिक सीज फायर को तोड़ा, जिसके बाद आईआरजीसी को मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस पर डायरेक्ट प्रिसिजन स्ट्राइक्स करने पड़े। जब जमीन पर खड़े 11 हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और रडार सेंटर्स को टारगेट करने का दावा किया जाता है तो इसका मतलब है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी कामिकाजे ड्रोन्स का हेवी मिक्स यूज किया है जो एयर डिफेंस सिस्टम्स को सैचुरेट करके टारगेट्स को हिट करता है। यानी एक साथ इतनी मिसाइल और ड्रोन भेज दिए कि उसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हो गया। इस पूरी सिचुएशन के ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? अब भैया पहला ये है कि यूएस के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और पेंटागन का प्रेशर है वो बढ़ेगा। अगर यूएस मिलिट्री बेसिस पर कैजुअलिटी काउंट इतना बड़ा है, अगर इतने सारे सैनिक मर गए हैं तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। वॉशिंगटन में ये इशू एक मैसिव पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा कर देगा। यूएस प्रेसिडेंट और पेंटागन के लिए पब्लिक और कांग्रेस को आंसर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, जिससे फर्दर रिटेलिएशन या मैसिव मिलिट्री एस्केलेशन का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा है डेटरेंस फैक्टर इन मिडिल ईस्ट। पर्शियन गल्फ और मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिकन फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस जैसे बहरीन, कतर, यूएई या इराक में अब सेफ जोन्स नहीं रहे। ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज और ड्रोन टेक्नोलॉजी ने प्रूव किया है कि वो यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के डीप इंटीरियर को स्ट्राइक कर सकते हैं। तीसरा है ग्लोबल एनर्जी एंड सप्लाई चेन शॉक।
मिडिल ईस्ट में जब भी डायरेक्ट ट्रूप कैजुअलिटीज और सीज फायर ब्रेकडाउन्स होते हैं तो उनका सबसे पहला इंपैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ग्लोबल ऑयल मार्केट्स पर पड़ता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में सडन सर्ज आती है और शिपिंग लेन्स में इंस्टेबिलिटी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को रिसेशन में धकेल देती है। इस पूरे सिनेरियो का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि मिडिल ईस्ट अब किसी मैनेज प्रॉक्सी वॉर के दौर में नहीं रहा। फास्ट मूविंग प्रेसिजन मिसाइल सिस्टम्स, प्रॉक्सी इंटीग्रेशन और डायरेक्ट काउंटर स्ट्राइक्स ने गेम्स के रूल ही बदल दिए हैं। क्या वॉशिंगटन ईरान के इन क्लेम्स को पूरी तरह डिनाई करेगा या फिर काउंटर स्ट्राइक के जरिए एक नए वेव की शुरुआत करेगा? और क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस रीजनल पाउडर केक को एक्सप्लोड होने से रोक पाएगी? ये आने वाले कुछ दिन तय करेंगे। पर एक बात साफ है, सीज फायर की दीवार टूट चुकी है और मिडिल ईस्ट में हर नया दिन एक नए स्ट्रैटेजिक क्राइसिस का पैगाम ला रहा है। क्या मिडिल ईस्ट की वॉर अब ऑफिशियली एशियन बॉर्डर्स से निकलकर यूरोप की दीवारों तक पहुंच चुका है? क्या वॉशिंगटन का साथ देना लंदन और बाकी यूरोपियन कैपिटल्स को तेहरान की मिसाइल रडार्स पर ले आया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC अब पूरे नेटो ब्लॉक को एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के लिए वार्न कर रही है? जी हां दर्शकों, आप देख रहे हैं वन इंडिया और आज हम एक ऐसा जियोपॉलिटिकल एनालिसिस लेके आए हैं जो आपके होश उड़ा देगा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जियोपॉलिटिक्स शिफ्टिंग स्टेटमेंट की जिसने व्हाइट हाउस से लेकर लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक सन्नाटा खींच दिया है। IRGC के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहबेबी ने एक ऐसा बयान दिया है जो आने वाले दिनों में ग्लोबल सिक्योरिटी की पूरी तस्वीर बदल सकता है। उनका कहना है कि अगर ब्रिटेन या पर्शियन गल्फ का कोई भी देश अमेरिका की मिलिट्री हेल्प करता है तो वो ईरान का लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट बन जाएगा। यानी सीधी बात कि अमेरिका की दोस्ती अब यूरोप को भारी पड़ने वाली है और अगर किसी ने हमला करने की सोची भी तो ईरान का अगला निशाना लंदन पे होगा। इस पूरे मामले को बारीकी से समझिए। ये कोई आम डिप्लोमेटिक धमकी नहीं है, ये कैलकुलेटेड मिलिट्री स्ट्रैटेजी है जो तेहरान ने अनवील की है। ईरान की सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी तस्नीम से बात करते हुए जनरल मोहेबी ने साफ लफ्जों में कहा कि ईरान ने हर सिचुएशन के लिए स्पेसिफिक सिनारियोज तैयार कर रखे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ब्रिटेन का नाम लिया। उन्होंने कहा कि रिसेंटली US B-1 लैंसर बॉम्ब्स यूज्ड एयर बेसेस इन ब्रिटेन, यानी दर्शकों कि हाल ही में जो हमला हुआ था वो ब्रिटेन से किया गया था। एंड इफ दे कंटिन्यू टू कोऑपरेट विद द US they will become definite and legitimate targets for us। यानी सीधे तौर पर कि अगर दोबारा लंदन या यूके ने ऐसा किया तो हमला उन पर होगा। B-1 लैंसर बॉम्ब्स ये वॉशिंगटन के सबसे लीथल लॉन्ग रेंज हेवी बॉम्बर्स हैं जो बंकर बस्टर प्रेसिजन स्ट्राइक्स के लिए जाने जाते हैं। जब ये बॉम्बर्स यूके की सॉइल जैसे RAF फेयरफोर्ड या RAF अकरौत्री से टेक ऑफ करते हैं तो ईरान इसे सिर्फ अमेरिका का एक्शन नहीं मानता, तेहरान इसे ब्रिटेन की डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट मानता है और इस जंग में मिडिल ईस्ट के साथ अब ब्रिटेन भी जुड़ जाएगा। ईरान का मैसेज क्लियर है, लॉजिस्टिक सपोर्ट, रिफ्यूलिंग बेस या एयर स्पेस देना, ये सब डायरेक्ट वॉरफेयर के बराबर माना जाए। अब सवाल उठता है कि ईरान ने स्पेशलाइज्ड फोकस यूके पर ही क्यों किया? हिस्टोरिकली ब्रिटेन और अमेरिका की स्पेशल रिलेशनशिप डिफेंस सेक्टर में सबसे स्ट्रांग है। जब भी US मिडिल ईस्ट में कोई मेजर ऑपरेशन लॉन्च करता है, यूके का इंटेलिजेंस, रॉयल एयर फोर्स बेसिस और नेवल लॉजिस्टिक सपोर्ट नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। तेहरान को अच्छी तरह पता है कि अमेरिका अपनी पावर प्रोजेक्शन बिना अपने यूरोपियन और गल्फ एलाइज के नहीं कर सकता। मिडिल ईस्ट के अंदर US मिलिट्री बेसिस और यूरोप में उनकी स्टेगलिंग फैसिलिटीज ये US वॉर मशीन की बैकबोन है। जनरल मोहेबी के स्टेटमेंट का मकसद इस बैकबोन पर चोट करना है। ईरान यहाँ एक डेटरेंस डॉक्ट्रिन प्ले कर रहा है। तेहरान यूरोप को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या वॉशिंगटन की किसी जंग में पार्टनर बनना हमारी अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा तो नहीं? जी हां दर्शकों, अब ईरान ने डायरेक्टली चैलेंज यूके को कर दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ यूके पर खत्म नहीं होती। जनरल मोहेबी ने पर्शियन गल्फ स्टेट्स का भी जिक्र किया। बहरीन में US नेवी का 5th फ्लीट है, कतर में अल उदीद एयरबेस है, UAE और सऊदी अरेबिया में अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस है और इंटेलिजेंस हब्स है। ईरान ने एक ही तीर से 2 निशाने साधे हैं।
पहला कि वेस्टर्न पावर्स को पीछे हटने पर मजबूर किया है। अब देखिए, मिडिल ईस्ट के पास तो फिर भी कोई रास्ता नहीं है क्योंकि उनके इतनी पास है ईरान, लेकिन यूके को डर लग सकता है और यूके यहां से मुड़ सकता है। दूसरा, गल्फ नेशंस को यह वार्निंग देना कि अगर उनकी जमीन से ईरान पर हमला हुआ तो ईरानियन मिसाइल्स का रुख रियाद, अबू धाबी और मनामा की तरफ भी हो सकता है। ये क्लासिक एस्केलेशन थ्रेट है। तेहरान रीजनल देशों को यह एहसास दिला रहा है कि वॉशिंगटन के साथ उनकी सिक्योरिटी पैक्ट उन्हें प्रोटेक्शन देने के बजाय उनके सर पर एक टारगेट पेंट कर रही है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर। क्या ईरान के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो यूके या यूरोपियन एसेट्स को टारगेट कर सके? जनरल मोहिबी ने कहा, वी हैव अ स्पेसिफिक सिनेरियो फॉर एवरी पॉसिबल सिचुएशन। इस लाइन को लाइटली नहीं लिया जा सकता। ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल है। खैबर शेखन, फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल्स और सेजिल जैसे सिस्टम्स की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। इसका मतलब है कि यूरोप के साउथ ईस्टर्न बॉर्डर्स तक, मेडिटेरियन सी में रॉयल नेवी के वॉरशिप्स और पर्शियन गल्फ के सारे वेस्टर्न एसेट्स ईरान की स्ट्राइक रेंज में आते हैं। ईरान से बैठे बैठे यूके पर हमला करना, लंदन पर हमला करना मुमकिन है। इसके अलावा ईरान के एसिमेट्रिक वॉरफेयर नेटवर्क जोन, जिसमें शाहिद कामिकाज़े ड्रोन्स और नेवल प्रॉक्सी कैपेबिलिटी शामिल है, छोटे और प्रिसाइज स्ट्राइक से किसी भी मिलिट्री बेस के ऑपरेशन को स्टैंड स्टिल पर ला सकते हैं। तेहरान फुल स्केल वॉर नहीं चाह रहा था, लेकिन वो रेड लाइंस को ड्रॉ कर रहा है। उनका प्लान सीधा है कि कॉन्फ्लिक्ट का कॉस्ट इतना बड़ा है कि यूएस के एलाइज पीछे हटने पर मजबूर हो जाए। लंदन हो चाहे कुवैत, कोई भी यूएस का साथ ना दे। अगर ये एस्केलेशन आगे बढ़ता है तो इसका असली इंपैक्ट क्या होगा? पहला इंपैक्ट है जियोपॉलिटिकल स्प्लिट विद इन नेटो। यूरोप पहले से ही इकोनॉमिक प्रेशर और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है। यूके के अंदर भी पॉलिटिकल डिबेट तेज हो जाएगी कि क्या अमेरिकन B-1 बॉम्बर्स को यूके एयरबेसेस से ऑपरेट करने देना लंदन के इंटरेस्ट में है या नहीं। दूसरा इंपैक्ट कि ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी क्राइसिस, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल ऑयल ट्रांजिट चोक पॉइंट है। अगर पर्शियन गल्फ स्टेट्स इस वॉर के लपेटे में आते हैं तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस आसमान छूलेंगी, शिपिंग लाइन, सप्लाई चेन्स और इंटरनेशनल ट्रेड क्रैश हो जाएगा। और ईरान की ये वार्निंग सिर्फ एक मिलिट्री स्टेटमेंट नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक मूव है जिससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स और यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में ट्रेमर लाइंस पैदा हो गई हैं। अब आगे क्या होगा? वॉशिंगटन और लंदन के पास अब दो ही रास्ते हैं। या तो वो ईरान की इस वार्निंग को एक एम्प्टी थ्रेट समझकर इग्नोर करे और मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाते रहे, जिससे डायरेक्ट ईरानियन मिसाइल रिस्पांस का रिस्क 100% बढ़ जाता है, या फिर लंदन सटल डिप्लोमेसी के जरिए अपनी इन्वॉल्वमेंट को लिमिट करे ताकि वो तेहरान के क्रॉस हेयर से बाहर निकल सके। एक बात बिल्कुल साफ है, IRGC के स्टेटमेंट ने कॉन्फ्लिक्ट की जियोमेट्री को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। ये अब सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं रही, ये कॉन्फ्लिक्ट अब ट्रांसअटलांटिक अलायंस और पूरे मिडिल ईस्टर्न स्टेबिलिटी के लिए एक एग्जिस्टेंशियल चैलेंज बन चुका है। ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या ब्रिटेन को यूएस का साथ देना बंद करना चाहिए या नेटो अलायंस को बिना झुके ईरान के इस थ्रेट का जवाब देना चाहिए? मॉडर्न वॉर्स अब सिर्फ बॉर्डर्स और मिसाइल बेसिस तक महदूद नहीं है, ये क्लाउड सर्वर्स और डेटा सेंटर्स तक पहुंच चुकी है। और ईरान इस बात को भली भांति जानता है कि जितना इंपॉर्टेंट हथियारों को तबाह करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट उनके लिए इस जंग में डेटा सेंटर्स को तबाह करना भी है। एक टेक जायंट का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश के मिलिट्री इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा वेपन हो सकता है। और अगर ये वॉर डिजिटल से फिजिकल डिस्ट्रक्शन में बदल जाए तो ग्लोबल टेक और ग्लोबल पावर बैलेंस पर इसका क्या असर होगा? दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में चल रहे उस सबसे बड़े डिजिटल काइनेटिक शिफ्ट की, जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स और टेक कॉन्ग्लोमेरेट्स की नींदें उड़ा दी हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के उस सनसनीखेज ऐलान से, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन नस्र 2 के 27th वेव के दौरान उन्होंने बहरीन में स्थित अमेज़न के रिमेनिंग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। यानी वहां के अमेज़न डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का नामो निशान मिटा दिया है। ये कोई पहला हमला नहीं था। इससे ठीक पहले 24th वेव के दौरान 21 जुलाई को IRGC ने अमेज़न वेब सर्विसेज के बहरीन क्लाउड रीजन, जिसे ME South 1 कहा जाता है, वहां पर
क्रूज मिसाइल से स्ट्राइक किया था। पर 27th वेव के बाद IRGC का कहना है कि अमेज़न का बचा कुचा स्ट्रक्चर भी अब पूरी तरह से एनिहिलेट कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ईरान एक सिविलियन टेक जायंट अमेज़न के सर्वर्स को टारगेट क्यों कर रहा है? IRGC का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसका सीधा और बड़ा जवाब देता है। ईरान का क्लेम है कि AWS का ये बहरीन फैसिलिटी सिर्फ नॉर्मल ई-कॉमर्स या क्लाउड स्टोरेज का काम नहीं कर रही थी। उनके मुताबिक ये फैसिलिटी पेंटागन और अमेरिकन मिलिट्री को रियल टाइम बैटलफील्ड इंटेलिजेंस, डेटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सप्लाई करने का सबसे बड़ा हब थी। तेहरान ने यह भी पॉइंट आउट किया है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पेंटागन के जॉइंट वॉर फाइटिंग क्लाउड कैपेबिलिटी यानी JWCC प्रोग्राम का हिस्सा था। JWCC वही $multi-billion पेंटागन प्रोजेक्ट है जिसमें AWS, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ओरेकल जैसे टेक जायंट्स US मिलिट्री को हाई स्पीड, सिक्योर AI और क्लाउड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। ईरान के मुताबिक इस डेटा सेंटर का इस्तेमाल US फोर्सेस, रीजनल मिलिट्री ऑपरेशंस और कॉम्बैट टारगेटिंग के लिए कर रही थी। यानी अब मिडिल ईस्ट में US अंधी हो जाएगी, सारा डेटा सेंटर ही तबाह हो गया। इसी वजह से ईरान ने अमेज़न की इस फैसिलिटी को एक कमर्शियल बिल्डिंग नहीं बल्कि एक लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट घोषित कर दिया। अब बात करते हैं इस रिटेलिएटरी साइकिल की टाइमिंग की। ईरान ने स्ट्राइक्स ऐसे वक्त पर किए जब US और ईरान के बीच डायरेक्ट एस्केलेशन पीक पर पहुंच चुका है। तेहरान के मुताबिक ये स्ट्राइक US मिलिट्री एग्रेशन के जवाब में की गई, खासकर उन रिपोर्ट्स के बाद जहां खुजेस्तान प्रोविंस के दरखोविन न्यूक्लियर साइट पर US स्ट्राइक्स ने क्लेम किया था। जब IRGC ने यह जवाबी कार्रवाई की तो मिडिल ईस्ट में खाली अमेज़न ही नहीं बल्कि पूरी अमेरिकन डिजिटल फुटप्रिंट पर एक गहरा असर पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप और US मिलिट्री कमांड के लिए ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स भी कमर्शियल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। आप सोचिए कि मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ टैंक्स और जेट्स तक सीमित नहीं है। आज के वक्त में किसी भी ड्रोन स्ट्राइक, रेडार सिंक या सैटेलाइट इमेजरी प्रोसेसिंग के पीछे पावरफुल क्लाउड सर्वर्स होते हैं। अगर आप दुश्मन के वेपन सिस्टम को रोकना चाहते हैं तो उनके फिजिकल लॉन्चर्स को मारने के साथ साथ उनके डेटा प्रोसेसिंग नर्व सेंटर्स को काटना भी एक स्ट्रैटेजिक मूव बन जाता है। ईरान इसी डॉक्ट्रिन को अप्लाई कर रहा है। बहरीन जो US नेवी के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स भी है, वहां AWS क्लाउड रीजन का सेटअप साल 2019 में शुरू हुआ था। इस रीजन पर गल्फ के कई बैंक्स, फिनटेक कंपनीज और लोकल एंटरप्राइजेस भी रिलाई करते हैं। जब से इन फैसिलिटीज पर हमले हुए हैं तब से पूरे गल्फ रीजन की डिजिटल कॉन्टिन्यूटी और सप्लाई चेन पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जियो स्ट्रैटेजिक है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी मल्टीनेशनल टेक कंपनी US डिफेंस डिपार्टमेंट को एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशंस में हेल्प करेगी तो उसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में एक्टिव मिलिट्री टारगेट माना जाएगा। इस पूरे इंसिडेंट से 3 बड़े टेकअवेज निकल रहे हैं। पहला कि सिलिकॉन वैली इज नाउ ऑन द फ्रंट लाइन। जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं भैया, अमेज़न, वो भी अब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं, तो अब उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी झेलिए। उन्हें अब यह समझना होगा कि उनके ग्लोबल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेटा सेंटर किसी भी वॉर जोन में मिलिट्री टारगेट बनेंगे ही बनेंगे। और भैया दूसरी बात यह है कि क्लाउड डिपेंडेंसी और रीजनल वल्नरेबिलिटी, गल्फ कंट्रीज जो तेजी से अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज कर रही हैं, उनके लिए किसी एक क्लाउड रीजन का ऑफलाइन हो जाना या फिजिकल डिस्ट्रक्शन उनके पूरे फाइनेंशियल और एंटरप्राइज सिस्टम को पैरालाइज कर सकता है। आप समझिए कि इससे पूरे मिडिल ईस्ट का क्लाउड सिस्टम हिल जाएगा, दबाव पड़ेगा हमलों से भी ज्यादा। अब भैया तीसरा, एसिमेट्रिक वॉरफेयर का ये नया दौर है। क्रूशियल इंटेलिजेंस हब्स को डिस्ट्रॉय करके ईरान US मिलिट्री के आंख और कान को अंधा और बहरा बनाने की कोशिश कर रहा है। देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। क्या वॉशिंगटन इसका जवाब और बड़े काइनेटिक स्ट्राइक से देगा, और क्या सिलिकॉन वैली के बाकी जायंट्स अपने मिडिल ईस्ट एसेट्स को सिक्योर कर पाएंगे? यह आने वाला वक्त बताएगा। पर एक बात साफ है कि जियोपॉलिटिक्स का ये नया चैप्टर सिर्फ जमीन और आसमान में नहीं बल्कि सर्वर रैक्स और फाइबर ऑप्टिक केबल्स के बीच लड़ा जा रहा है। ऐसे में जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.